छोटी उम्र का प्यार और प्यार में अल्हड़ता अक्सर खराब साबित, और ऐसे में अगर आज के कल्चर के हिसाब से दो दो नावों पर पैर रखकर चाहे लड़की हो या लड़के ये सब करते हैं तो इसका परिणाम बहुत ही खराब निकलता। ऐसी ही एक कहानी दिल्ली की है जहां एक लड़की ने दो लड़कों को फ्लर्ट करने की कोशिश और दोनों को ही अलग अलग समय पर मिलती रही, लेकिन इसका नतीजा जो हुआ वो नतीजा रूह कपाने के लिए काफी। और ये कहानी दिसंबर 2023 की है। आइए जानते हैं इस केस की पूरी घटना को। अरमान नाम का एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 20 साल हो रही थी, और ऐसी उम्र 20-21 साल की किसी भी लड़के के मन में, युवा मन में किसी सुंदर लड़की के प्रति चाहत अंगड़ाई लेने लगी। और अरमान चूंकि देखने सुनने में बहुत सुंदर था, उस पर जीन्स, टी शर्ट, कुर्ते पजामे खूब फपते थे और वो बड़े ही हीरो स्टाइल में रहता था। अब उसे सिर्फ एक तलाश थी, तो अपने लिए एक सुंदर सी हीरोइन, और इसी तलाश के क्रम को पूरा करने के लिए अरमान दिन भर मोबाइल चलाता था। क्योंकि उसे मोबाइल चलाने का शौक था, उसे ये मालूम था कि शायद मेरी तलाश पूरी हो, और ऐसे में ही उसकी तलाश पूरी होती है मोबाइल के माध्यम से, और उसकी मुलाकात होती है उर्वी नाम की एक लड़की। और जब एक दिन अरमान के पास उर्वी का फोन आता है और वो पूछती है कि तुम्हें सामने से देखने का मेरा मन हो रहा है, तो अरमान भी कहता है उर्वी मुझे भी तुम्हें देखने का मन हो रहा है, बाहर हम दोनों कहीं मिल सकते हैं। तो कहती है हाँ मिल लूँ, बताओ अरमान कहाँ पर मैं आ जाऊँ। तो कहता है कि तुम खुद निर्णय कर लो उर्वी, तो तुम कहाँ पर आ सकती हो, मैं वहीं पर पहुंच जाऊं। तो कहती कि देखो कनॉट प्लेस आ जाती हूँ और वहीं पर तुम पालिका के गेट नंबर 1 पर मेरा वेट करना, मैं लगभग 1 घंटे में वहां पहुंच जाऊं। उर्वी ने यह कहकर कॉल काट। वहीं अरमान के मनमयूर में बिल्कुल जैसे पंख लगे। अब उसे लगा कि जैसे आज उसे बिन मांगी मुराद मिल गई हो, और वो बड़ी ही जल्दी जल्दी तैयार होने लगा और एक ऑटो रिक्शा पकड़कर कनॉट प्लेस चल देता है। जब वो वहां पहुंचा तो पालिका के गेट नंबर 1 पर पहुंचकर उसने जब अपने मोबाइल पर समय देखा तो उसने पाया कि अभी 1 घंटे पूरे होने में करीब 15 मिनट बाकी। लेकिन मन का उतावलापन उसको कुछ अलग ही उमंगे दे रहा, और मन ही मन वो अपने ऊपर मुस्कुरा भी रहा, क्योंकि उसने उर्वी से यहाँ पहुंचने में एक बाजी सी मार ली थी। हालांकि उर्वी 15 मिनट देर से वहां पहुंचती है। हालांकि इस बीच इन दोनों की व्हाट्सएप पर चैटिंग होती रहती थी, चल भी रही थी। क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को कभी देखा नहीं था, लेकिन मोबाइल पर ये एक दूसरे को देख चुके थे, इसलिए दोनों एक दूसरे को देखते ही पहचान जाते। अरमान अपने मन के अरमानों को काबू नहीं कर पाता है और लपक कर उर्वी का हाथ पकड़ ले उसकी बड़ी बड़ी आंखों में देखने लगता है। तो कहती क्या ढूंढ रहे हो इन आंखों में। उर्वी ने इठला कर जब उससे पूछा तो कहता है कि देख रहा हूँ कि मेरे लिए इन आंखों में कितना प्यार है। तो वो कहती है कि तुम्हें इन आंखों की गहराई में उतरने के बाद ही मालूम पड़ेगा कि कितना। उर्वी की मुस्कान उसे भा जाती है और वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि इन आंखों में मैं तुम्हारे आंखों में ही नहीं दिल की गहराई में भी उतर। अरमान गहरी सांस भरकर उर्वी से अपनी बात बताता है। वो कहती है कि मेरे दिल की गहराई में सिर्फ तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है और हर जगह सिर्फ तुम्हारा प्यार ही प्यार मिलेगा। मेरी हर धड़कन में तुम्हारा ही नाम सुनाई पड़ेगा। ये सुनकर अरमान उर्वी का सर अपने कंधे पर रखकर कहता है कि तुम बहुत दिलचस्प उर्वी, मैं तुम्हारे साथ खूब प्यार करूंगा। वहीं अरमान भी हंसते हुए कहता है कि आओ पहले हम लोग चल करके काफी पीते हैं। दोनों काफी हाउस के लिए निकल जाते। फिर वो पालिका पार्क में बैठकर काफी देर तक बातें कर। अरमान उर्वी को लेकर पास में ही काफी हाउस पहुंच जाता है। वहाँ काफी पी लेने के बाद वे पालिका पार्क में आकर बैठ जाते हैं। अब दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ रहते हो, क्या पता है। तो अरमान उर्वी को बताता है कि मैं गोकुलपुरी के भागीरथी बिहार में रहता हूँ। उर्वी तुम कहाँ पर रहती हो। तो वो बताती है कि मैं मयूर विहार फेज 3 में रहती। उर्वी ने बताया कि अरमान मेरी जिंदगी में तुम पहले लड़के हो जो मेरे जीवन में आए हो। इतना सुनते ही अरमान उर्वी की कोमल हथेलियों को अपने हाथ में लेते हुए बोला कि मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार, तुम्हें अपने दिल में बसा कर रखूंगा और तुम्हें अपनी दुल्हन बनाऊंगा। उर्वी भी ये बात सुनकर मुस्कुराए बिना नहीं रहती और कहती अगर तुम्हारे ऐसे सपने हैं तो इनको साकार करने के लिए तुमको बहुत सारा पैसा कमाना होगा, और अरमान तुम पढ़ लिख कर किसी अच्छी जॉब पर लग जाओ तब हम शादी कर ले। तो कहता है मैं अपना व्यापार करूंगा और तुम घर देख, और देखना मैं व्यापार से पैसों का अंबार लगा दूं, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करूंगा, सारे अरमान तुम्हारे मन के पूरे हो जाएं, मैं राजा बनकर और तुम मेरी रानी बनकर रहना। उर्वी ने जब ये सब बातें सुनी तो वो भी काफी हद तक गदगद हो जाती और कहती है ठीक है बहुत जल्द अपना सपना पूरा कर। और वो दोनों जब वहां पार्क
पार्क में बैठे बैठे बातचीत करते करते काफी उनको समय हो जाता है तो अरमान कहता है कि उर्वी तुमको भूख लगी होगी, चलो चलते हैं किसी रेस्तरां में बैठकर कुछ खा लेते हैं। अरमान उठते हुए कहता है तो उसकी बात को सुनकर उर्वी ने भी अपनी जगह छोड़ते हुए उठ खड़ी हुई और अरमान और उर्वी एक रेस्तरां में पहुंच जाते हैं जहां पर अरमान ने उर्वी को लंच करवाया और इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने का वादा करके अपने अपने घर के लिए निकल जाए। अरमान भी अपने घर वापस आ गया था और धीरे धीरे अरमान और उर्वी का ये प्यार दिनों दिन बहुत गहराता जा रहा। अरमान समय समय पर उर्वी को कुछ न कुछ गिफ्ट देता रहता था और इसी क्रम में कुछ दिनों बाद अरमान का बर्थडे भी आने वाला और ये बात उसने उर्वी को फोन कर बता दी। उर्वी अरमान को उसके जन्मदिन पर कोई खास और कीमती तोहफा देना चाहती। अब वो सिर्फ इसी उधेड़पुन में थी कि वो उसको क्या दे। वह इसी सोच विचार में लगी हुई थी, तभी उसको माहिर का ख्याल मन में आता। माहिर विजय विहार लोनी गाजियाबाद का रहने वाला था और वो उर्वी का हम उम्र था और उसकी भी उम्र लगभग 20 साल और उर्वी उससे भी प्यार करती थी लेकिन वो उसे उर्वशी नाम से जानती और उन दोनों की मुलाकात उनके एक फ्रेंड ने करवाई थी। तभी से उर्वशी और माहिर में दोस्ती हो। वहीं दूसरी तरफ माहिर भी अपने मन में शादी का ख्वाब पाले हुए थे लेकिन उर्वशी एक साथ दो दो लड़कों को फंसाए हुए थे और वो जानती थी कि माहिर उसे बहुत प्यार करता है, इसलिए उसने अरमान को जन्मदिन गिफ्ट करने के लिए माहिर की मदद लेने का फैसला कर लिया था और उसने माहिर को फोन पर कहा कि मुझे अपनी एक सहेली को कुछ गिफ्ट करना है, क्या हम दोनों मिलकर आपस में कुछ बातचीत कर सकते हैं। और जैसे ही माहिर ने उसका फोन अटेंड किया और ये बात सुनी तो माहिर का उतावला मन एकदम से जोश में भर गया और उसने कहा उर्वशी मैं तुम्हारे लिए 2 दिन से परेशान लेकिन तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल आ रहा। उर्वशी ने माहिर को चूंकि अपना नाम उर्वशी बताया हुआ था तो कहती है मैं तो यहीं पर थी, हो सकता है कि नेटवर्क की समस्या आ रही हो। और उर्वशी ने बातचीत घुमाई तो माहिर ने कहा कि मुझे तुमसे शाम को मिलना है। तो वो बोली हाँ ठीक मिलो, मैं भी तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन हूँ, कब मिलोगी ये बताओ तभी मुझे चैन आएगा। तो कहती है बोलो कहाँ पर आना है और बड़ी ही बेसब्री से पूछ। तो उर्वशी कहती है वही पुरानी जगह इंडिया गेट पर आ जाना। उर्वशी ने जब अपनी घड़ी देखी तो उस समय दोपहर का 1 बजे और उसे माहिर से मिलने के लिए 4 बजे वहाँ पहुंचना था और वो बड़ी ही जल्दी जल्दी तैयार होने लगी। शाम को माहिर और उर्वशी दोनों इंडिया गेट के पार्क में एक पेड़ के नीचे जाकर मिलते हैं और बैठते हैं। उर्वशी माहिर के बालों में उंगलियां फिरा रही थी और इस तरह उसे देख रही थी कि जैसे उस पर बहुत प्यार आ रहा। माहिर ने भी जब ये देखा तो उसने भी अपनी आंखें मूंद ली और अपने बालों में उर्वशी की अंगुलियां घूमते देख उसके मन में दिल में एक गुदगुदी सी हो रही थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माहिर ने उर्वशी के कंधे को पकड़कर हिलाया और बोली माहिर मुझे एक अच्छा सा क्या तुम फोन दिलवा सकते हो। तो उसने जवाब दिया कि तुम्हारे पास एक फोन है। तो बोली देखो मुझे अपनी एक सहेली को उसके जन्मदिन पर गिफ्ट देना है और मुझे नया फोन चाहिए। तो माहिर कुछ देर के लिए सोचता रहा, फिर बोला मैं कल तुम्हें एक मोबाइल फोन ला कर दे दूं। एक नया फोन मेरे पास है iPhone 11। अब दोनों अपने अपने बातचीत में मशगूल हो जाते हैं। इसके बाद उर्वशी माहिर से कुछ बातें बनाकर बोली कि कल मैं इसी जगह पर तुमसे यहीं मिलूंगी, फोन लेकर आना। तो उसने कहा ठीक है मैं फोन लेकर आ जाऊंगा। माहिर ने कहा तो उर्वशी अब इसके बाद उससे विदा होकर चली जाती है। माहिर भी उर्वशी के इस व्यवहार पर थोड़ा हैरान हो गया था लेकिन वो चुप। उर्वशी के जाने के बाद वो पैदल ही एक तरफ बढ़ जाता। वहीं दूसरी तरफ अरमान की खुशियों का ठिकाना नहीं था क्योंकि उसकी प्रेमिका उर्वशी ने उसके जन्मदिन पर एक मोबाइल फोन उसे गिफ्ट किया था। अब फोन लेकर अरमान अपने दोस्तों फैजल और उस्मान के पास आता है और दोनों ही गली नंबर 13 भागीरथी विहार में रहते थे। अरमान उन्हें फोन दिखाता है तो वो दोनों अरमान की पीठ थपथपाते हुए बोले क्या बात, आखिर तुमने उर्वी को पटा ही लिया। तो कहता क्यों नहीं पट यारो, तुम्हारा यार दिखने में कोई फटीचर थोड़ी है, मैं हीरो हूँ, मैं भागीरथी बिहार का रहने वाला हूँ। अरमान छाती फुलाकर अपने दोस्तों से बोला। तो वो लोग बोले बात तो सही है, क्या तुमने इस फोन में सिम डाल ली है कि नहीं। उन्होंने उससे पूछा तो उसने कहा हाँ सिम डाल ली, सुनोगे अपनी भाभी की आवाज को। तो वो दोनों बोले हाँ यार हमारी बात करवाओ, भाभी उर्वी से बात करने के लिए हम लोग उतावले। वहीं दूसरी तरफ उर्वी कुछ चीजों से बेखबर थी लेकिन माहिर को किसी तरह से ये पता चल चुका था कि उसकी प्रेमिका उर्वशी ने उसका आईफोन अपनी एक सहेली को नहीं बल्कि अपने एक बॉयफ्रेंड अरमान को गिफ्ट किया। और ये बात जानकर उसे बहुत बुरा लगा था। उसे अरमान का फोन नंबर भी मिल गया था। अरमान अभी उर्वशी का नंबर मिलाने ही जा रहा था कि उसके फोन पर किसी की कॉल आ जाती। चूंकि नंबर नया था अरमान ने कॉल उठा ली। उधर से
हेलो कहा गया और पूछा गया आपको किससे बात करनी। तो उसने पूछा क्या तुम्हारा नाम अरमान है। दूसरी ओर से जब ये पूछा गया तो उसने कहा हाँ मेरा नाम अरमान है, तुम कौन बोल रहे हो। हैरानी से अरमान ने जब पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम माहिर है। और लेकिन ये जो उच्चारण था उसके शब्दों में एक बड़ी नफरत सी भरी हुई थी, आवाज कर्कश। जब ऐसा स्वर अरमान ने सुना तो उसने कहा क्या बात। तो उसने कहा तुझे जो मोबाइल उर्वी ने गिफ्ट किया है वो मेरा है और उसे तुम वापस कर। दूसरी बात उर्वशी मेरी है, उसकी जिंदगी में दखल देने की कोशिश मत कर। अरमान जैसे ही ये बात सुनता है चौंक जाता है, क्योंकि वो उर्वशी को नहीं जानता था। तो उसने कहा मुझे तो फोन उर्वी ने दिया है, उर्वशी और उर्वी एक ही लड़की है, मैं उर्वशी से मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे पास जो आईफोन है वो उर्वी को मैंने खरीद कर दिया है, मुझे मेरा मोबाइल फोन वापस दे दो, यदि ना दूं तो। अरमान गुस्से से गुर्रा कर बोला तो मेरा क्या बिगाड़। तो उसने कहा मैं भागीरथ बिहार आऊंगा फिर बताऊंगा कि तेरा मैं क्या बिगाड़। तो उसने भी तैश में आते हुए कहा मैं तुम्हें एड्रेस बताता हूँ, मुझसे आकर वहां मिलो। तो आपस में तय हुआ कि ब्रजपुरी की पुलिया पर दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को देख लेने दादागिरी की धमकियां भी दे। वहीं अरमान अपने दांत पीसते हुए बोल रहा था कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। और वो ब्रजपुरी की पुलिया पर आते हैं, दूसरी तरफ से माहिर भी आता है और दोनों की मुलाकात होती है। लेकिन वो अपने दोस्तों को बताता है कि देखो ये माहिर नाम का कोई लड़का है, कहता है कि वो भी उर्वशी से प्यार करता है और उससे रास्ते से हट जाने के लिए कह रहा है और ये मोबाइल भी अपना बता रहा है, उसे वापस मांग रहा है और वो 1 घंटे में ब्रजपुरी पुलिया पर आने वाला है। तो दोनों दोस्त कहते हैं कि आने दो, यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। फैसल दांत मींच कर बोला अभी देखते हैं कि वो कितनी बड़ी तोप है, कितना बड़ा दादा है, चलो ब्रजपुरी की पुलिया पर। वह वहीं पर तो आएगा। तीनों ब्रजपुरी पुलिया पर आ जाते। 1 घंटे बाद माहिर अपने एक दोस्त दिलसाद के साथ मोटरसाइकिल पर वहां आ जाते। अरमान, फैजल और उस्मान मोबाइल कॉल कर एक दूसरे को पहचानते हैं और आपस में पास में आ जाते। माहिर ने तीनों को देखकर जब पूछा कि अरमान कौन है, मैं हूँ, वो बताता है। अरमान सामने आ जाता और कहता है कि मुझे मोबाइल दे दो। अरमान ये मोबाइल मेरा है। माहिर आराम से बोला कि नहीं दूंगा। अरमान गुर्रा कर बोला। इसी बात पर उसकी गर्मा गर्मी होने लगती है। अरमान, फैजल और उस्मान के तेवर को भांप कर जो साथ में एक लड़का आया था दिलसाद, वो बीच बचाव करते हुए कहता है कि देखो एक लड़की के चक्कर में आपस में लड़ना अच्छी बात। अरमान तुम सब आराम से बात कर लो, माहिर को फोन वापस दे दो, लेकिन मैंने इससे फोन नहीं लिया है। जब वो ऐसा कहता है तो कहता है कि नहीं, फोन इसी ने ही खरीद कर दिया था। तो कहता है कि मोबाइल में वापस उर्वी को ही दे दूंगा, उससे तुम ले लेना। ठीक है, तुम उर्वशी को ही मोबाइल दे देना। चलो माहिर, हम उर्वशी से बात कर लेंगे, वो मोबाइल अरमान से लेकर तुम्हें दे दे। दिलसाद ने माहिर को समझाया और चुपचाप मोटरसाइकिल स्टार्ट की और वापस चला गया। उस दिन वे वापस लौट गए, लेकिन उर्वशी से दूर होने तथा अपना मोबाइल वापस पाने के पीछे माहिर और अरमान में तू तू मैं और गाली गलौज होती रही। आखिर अरमान ने फैसला कर डाला और इस फैसले में उसने फैजल और उस्मान के साथ मिलकर माहिर को रास्ते से हटाने का प्लान। अरमान ने घटना को अंजाम देने के लिए ओल्ड भागीरथी बिहार से 2 चाकू खरीद और पूरी तैयारी करने के बाद उसने अरमान से कहा कि माहिर मोबाइल वापस करना चाहता हूँ, तुम भागीरथी बिहार आ जाओ। जब उसने भागीरथी बिहार आने को कहा तो माहिर भागीरथी बिहार आ गया। उस समय रात को लगभग 8 बज रहे। अरमान, फैजल और उस्मान तीनों को अपने साथ भागीरथी बिहार की एक सकरी गली में ले आते हैं और वो गली शायद 11 नंबर गली, और इसमें एक मकान का काम चल रहा था। गली में सन्नाटा रहता था, लेकिन काम चलने के कारण वहां पर कुछ लड़के आग जलाकर बैठे हुए। अरमान ने माहिर के दोस्तों को वहां बैठा लिया और उस्मान एक दुकान पर एनर्जी ड्रिंक और सिगरेट खरीदने चला गया और वहां से वो खरीद कर फिर अरमान माहिर को मोबाइल देने के बहाने अंधेरे में ले आया। माहिर जब तक कुछ समझ पाता उसके पहले ही अरमान और फैजल ने ताबड़तोड़ उस पर चाकुओं से हमला बोल। माहिर ने हालांकि भागने का प्रयास तो किया, लेकिन नाबालिग उस्मान ने उस पर ईंट से उसके सर पर वार करना शुरू और वो बेदम, और उसी गली में उन्होंने चाकुओं से गोद कर उसे अपनी समझ में मार डाला। चारों तरफ चीख पुकार मची हुई थी, लेकिन वहां आसपास के लोग घरों से बाहर थोड़ी देर बाद निकले। फैजल ने चाकू को हवा में लहराकर हिलाते हुए चेतावनी दी, यदि कोई बीच में आया तो उसे जान से मार डालेंगे, और भीड़ में से कोई भी डर की वजह से सामने नहीं आया। तो वे माहिर को बुरी तरह घायल कर भाग। अरमान ने अपना चाकू वहीं पास में नाले के पास फेंक दिया, जबकि फैजल का चाकू माहिर की गर्दन में फंस गया था और मुड़ गया। फैजल ने वो चाकू निकालने का प्रयास भी नहीं किया और कुछ ही देर बाद पुलिस की वैन
भागीरथी बिहार की उस गली में उस जगह पर पहुंच जाती जहां एक युवक खून से लथपथ पड़ा हुआ था और लगभग 20 साल के उस युवक जिसने सफेद रंग की जैकेट पहन रखी थी और जो खून से लथपथ हुआ था और बुरी तरह से घायल और उसके शरीर पर जगह जगह चाकुओं से गोदने के निशान बने हुए थे और आसपास ताजा खून भी फैला था और उस वक्त भी उसके शरीर से खून बह रहा था। इसे देखकर तो ये स्पष्ट हो रहा था कि इस घटना को बीते अभी कुछ ज्यादा समय नहीं गुजरा है। एसआई सीताराम ने जब युवक का बारीकी से निरीक्षण किया तो उनको लगा कि अभी इसके अंदर सांस बाकी है। उन्होंने उसकी गर्दन में चाकू धंसा हुआ देखा और गले में खून से सना मफलर लिपटा था। वहीं पास में 2 काले रंग के मफलर उसके पैरों के पास पड़े हुए थे और ये देखकर उन्होंने अनुमान लगाया कि ये मफलर शायद उन लोगों के हैं जिन्होंने इस पर घातक हमला किया है। एसआई सीताराम अभी उस युवक का मुआयना कर ही रहे थे कि तभी उस युवक की जेब में पड़ा हुआ मोबाइल बजने लगता है और मोबाइल की घंटी की आवाज जब एसआई सीताराम ने सुनी तो वो उस युवक की पैंट से हाथ डालकर उस मोबाइल को निकालते हैं जिसकी रिंगटोन बज रही थी और उसकी स्क्रीन पर एक नंबर दिखाई दे रहा। एसआई ने कुछ सोचकर कॉल रिसीव कर ली और जैसे ही कॉल रिसीव की तो दूसरी ओर से एक आवाज सुनाई दी कि मैं तुझे कितनी देर से फोन लगा रहा हूँ लेकिन तू फोन रिसीव नहीं कर रहा है, कहाँ पर है? तो एसआई सीताराम कहते हैं देखिए मैं एसआई सीताराम बोल रहा हूँ और आपको ये बता दूं कि ये फोन जिस लड़के को आपने फोन किया है उसकी जेब से मैंने निकाला है और वो बुरी तरह घायल यहाँ पर पड़ा हुआ है। तो फोन करने वाले ने कहा क्या कह रहे हो आप? ये मेरा भाई माहिर कहाँ घायल पड़ा हुआ है? कैसे घायल हो गया? क्या उसका एक्सीडेंट हो गया या कोई और बात हो गई? क्योंकि दूसरी ओर से फोन करने वाला ये बात सुनने के बाद घबरा चुका था और उसके स्वर में काफी दुख जाहिर हो रहा था, कहीं कोई दुर्घटना तो नहीं हुई है। तो एसआई बताते हैं कि आपके भाई पर किसी ने जानलेवा हमला किया, आप तुरंत गोकुलपुरी के भागीरथी बिहार की गली नंबर 11 में आ जाएं। अब एसआई सतीश सीताराम ने गंभीर स्वर में कहा तो वो युवक बोला कि मैं आ रहा हूं सर, आप मेरा वहीं पर इंतजार करिए और दूसरी ओर से ये कहने के बाद फोन कट गया। एसआई सीताराम ने जब देखा कि हमला इतना घातक था कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं बचा था जहां जख्म न हुए हो। अब चूंकि वहां आसपास काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, हेड कांस्टेबल विजेंद्र शुक्ला और एसआई विपिन त्यागी भीड़ को पीछे हटाने में लगे हुए थे। एसएचओ ने भीड़ के पास आकर पूछा कि इस पर किन लोगों ने हमला किया, आप लोगों में से किसी ने क्या देखा है? तो उनमें से एक व्यक्ति बोलता है कि साहब वो 3 लोग थे और इसे घेर कर चाकू और ईंट से वार कर रहे थे। हम लोगों ने बीच बचाव करना भी चाहा लेकिन उनमें से एक युवक गुर्रा कर चीख रहा था, कोई भी अगर आगे आया उसे भी हम जिंदा नहीं छोड़े। साहब इसे बुरी तरह घायल करके चाकू को लहराते हुए वो लोग इस तरफ भाग गए। अंधेरे में से एक व्यक्ति ने सामने गली की ओर इशारा करके एसएचओ को बताया। तो उन्होंने पूछा क्या युवक इसी गली के रहने वाले थे? तो उसने कहा हम ये नहीं बता सकते कि साहब हमने उन्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा है। हालांकि दूसरा व्यक्ति बोला। एसएचओ कुछ और पूछते उसी वक्त एक युवक बाइक पर वहां हड़बड़ाहट में आता है और वो काफी बदहवास बाइक एक किनारे खड़ी करने के बाद वो घायल पड़े युवक के पास दौड़कर पहुंचता है और उसे देखते ही वो जोर जोर से रोने लगता है और रोते हुए ही पुलिस को बताता है कि साहब ये मेरा छोटा भाई माहिर है, इसकी ये हालत किसने की है? तो पुलिस बताती कि हमलावर 3 युवक थे और कौन थे ये भी मालूम नहीं हुआ है। एसएचओ गंभीर स्वर में बोलते हैं। फिर उन्होंने रोते हुए युवक से पूछा क्या तुम यहीं आसपास रहते हो? तो वो बताता है नहीं सर, हम गली नंबर 2 विजय विहार लोनी गाजियाबाद में रहते हैं। अब तक आखिरी सांसें गिन रहा माहिर दम तोड़ चुका था और वैसे भी ये अनुमान पुलिस ने पहले ही लगा लिया था कि बुरी तरह चाकुओं से इसको गोदा गया है और इस युवक का बचना लगभग असंभव है। हमलावरों ने जिस तरह उस पर चाकुओं से हमले किए थे वो यही सोचकर किए थे कि माहिर को किसी भी तरह बचना नहीं चाहिए और ऐसा ही हुआ भी था। अब वहां की कागजी खानापूरी को पूरा करके एसआई ने फॉरेंसिक टीम को भी वहीं पर बुलवा लिया। फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य इकट्ठे किए। माहिर की पहचान उसके बड़े भाई उस्मान ने कर दी थी। सारी खानापूर्ति करने के बाद एएसआई विपिन त्यागी, एसआई सीताराम व एसएचओ प्रवीण कुमार वापस थाने लौट आते। वहीं हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार शुक्ला ने माहिर की लाश एम्बुलेंस में रखवाकर जीटीवी हॉस्पिटल पहुंचा दी। वहां माहिर का पोस्टमार्टम होना था और ये बात 28 दिसंबर 2023 उत्तर पूर्वी दिल्ली के थाना गोकुलपुरी में रात 9 बजे के आसपास जब पीसीआर से सूचना मिली कि भागीरथी बिहार की गली नंबर 11 में से एक युवक खून से लथपथ
पड़ा हुआ है। तो हेड कांस्टेबल विजेंद्र कुमार शुक्ला ने यह सूचना एसएचओ प्रवीण कुमार को दी। तब एसएचओ ने उसी वक्त घटना स्थल पर जाने के लिए एसआई सीताराम व एएसआई विपिन त्यागी को रवाना कर दिया। इसके बाद हेड कांस्टेबल विजेंद्र शुक्ला को लेकर वो भी मौके पर पहुंच गए। माहिर के हत्याकांड की जानकारी एसएचओ प्रवीण कुमार ने अपने अधिकारी नॉर्थ ईस्ट के डीसीपी जॉय टर्की को भी दे दी थी। इसके साथ ही एसीपी अभिषेक गुप्ता को भी बता दी। डीसीपी जॉय टर्की ने एसीपी अभिषेक गुप्ता के निर्देशन में यह केस हल करने की जिम्मेदारी एसएचओ प्रवीण कुमार को सौंप। एसएचओ ने माहिर की हत्या के आरोपियों की तलाश करने के लिए अपने खास मुखबिरों को काम पर लगा दिया। दूसरे दिन एक मुखबिर ने उन्हें सूचना दी कि सर, माहिर की हत्या के आरोपी लड़के अशोकनगर के पास खड़े हुए हैं, तुरंत आ जाएंगे तो उन्हें दबोचा जा सकता है। जैसे ही ये जानकारी मिलती है, एसएचओ प्रवीण कुमार तुरंत अपने साथ 3-4 पुलिस वालों को लेकर थाने से निकलते हैं। एसआई सीताराम, हेड कांस्टेबल विपिन और विजेंद्र शुक्ला, रोहित, दिवेश को भी साथ में रास्ते से बैठा लेते हैं। मुखबिर उनके साथ बैठा हुआ था। अशोकनगर की एक गली के पास खड़े 3 युवकों को देखकर मुखबिर ने एसएचओ प्रवीण को इशारा किया कि ये वही 3 लड़के हैं। इसके बाद मुखबिर ने कहा, साहब वैन को रुकवा दी। एसएचओ प्रवीण कुमार ने तुरंत ही पुलिस वैन रुकवा दी और पुलिस वालों के साथ जहां वो लड़के खड़े हुए थे उस ओर झपट पड़े। पुलिस को अपनी तरफ आता देखकर वो तीनों लड़के गली में दौड़ लगा देते, जिन्हें पुलिस के जवानों ने पीछा करके दबोच लिया और उन युवकों को पुलिस वैन में बैठाकर थाना गोकुलपुरी लाया गया। यहाँ तीनों को दीवार के सहारे खड़ा कर दिया गया। इन 3 लड़कों में 2 युवक लगभग 20 से 21 साल के थे और एक लड़का नाबालिग दिखाई दे रहा। पुलिस की गिरफ्त में आते ही तीनों का रंग उड़ चुका था, उनका चेहरा सफेद पड़ा हुआ था और वो डर से थर-थर कांप रहे। एसएचओ ने उन्हें घूरते हुए जब पूछा कि अपना नाम पता बताओ, तो उनमें से एक बोला, साहब मेरा नाम अरमान खान, मेरे पिता का नाम हाशिम खान है, मैं गली नंबर 10 मकान नंबर 217 भागीरथी बिहार में रहता हूँ। जब उन्होंने दूसरे से पूछा कि तुम्हारा क्या नाम है, तो उसने बताया, मोहम्मद फैजल, मेरे वालिद का नाम शमशेर अली है, पता 205 गली नंबर 13 भागीरथी बिहार। साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तुमसे अभी ये तो कोई नहीं पूछा। एसएचओ ने कहा कि तुमने क्या किया है या नहीं किया है। एसएचओ उसे एक तरफ करके तीसरे लड़के की तरफ मुखातिब होते हैं और कहते हैं, तेरा नाम? तो वो कहता है कि साहब मेरा नाम उस्मान है और मैं G118 गली नंबर 13 भागीरथी बिहार में रहता हूँ। नाबालिग बोला। तो उन्होंने कहा, तुम माहिर को पहचानते हो? तो वो बोला कि माहिर साहब, ये नाम तो मैंने पहली बार सुना है। अरमान खुद को संभाल कर तुरंत बोला, जिसने भागीरथी बिहार गली नंबर 11 में तुम लोगों ने बेरहमी से हत्या। तो वो बोला, नहीं साहब, हमने किसी का कत्ल नहीं किया है। और इस बार बोलने की बारी फैसल की। तो एसएचओ ने कहा, तब तुम हमें देख कर क्यों भागे थे? तो उन्होंने कहा कि हम डर गए थे साहब, पुलिस से हमें बहुत डर। फैसल ने कहा कि हम तीनों निर्दोष हैं साहब, हमें छोड़ दी। तो एसएचओ ने कहा कि छोड़ देंगे, पहले तुम लोगों की थोड़ी खातिरदारी तो कर लें। एसएचओ ने मुस्कुराते हुए एसआई की ओर देखा तो उन्होंने कहा, साहब ये कुछ नहीं बताएंगे, इन्हें मुंह खोलने के लिए थोड़ी खुराक देनी पड़ेगी। तो एसएचओ प्रवीण कुमार ने कहा, ठीक है, खुराक इनको दो, तब तक मैं जाकर बैठता हूँ। और वो अपने कमरे में आकर बैठ गए। उधर रिमांड रूम में एएसआई विपिन त्यागी अरमान, फैसल और उस्मान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने में जुट गए और उन्होंने कहा कि देखो, पुलिस के सामने बड़े बड़े अपराधियों को सच बोलना पड़ता है। एसआई की थोड़ी सी सख्ती ने उन्हें गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया। अरमान ने डरते हुए कहा, साहब हमें छोड़ दीजिए, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ, मैंने इन दोनों दोस्तों के साथ मिलकर माहिर की जान ली थी। एसआई विपिन त्यागी ने जैसे ही ये सुना, उन्होंने उसी वक्त एसएचओ प्रवीण कुमार को बुला लिया और उन्होंने बहुत गंभीर स्वर में जब पूछताछ शुरू की कि तुम कबूल करते हो कि माहिर की तुम ही तीनों ने हत्या की है? तो उसने कहा, हाँ साहब। अरमान ने हाथ जोड़ते हुए कहा। तो उन्होंने पूछा कि आखिर तुम लोगों ने माहिर की हत्या क्यों और तुम्हारी उससे ऐसी क्या दुश्मनी थी कि तीनों ने उसे मिलकर बड़ी ही बेरहमी से मार डाला? तो उसने बताया कि साहब, माहिर मेरे प्यार में रोड़ा बन गया। मैं जिस लड़की से प्यार करता था उसे माहिर हासिल कर चुका, मजबूरन मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। तो एसएचओ ने कहा कि मुझे विस्तार से सारी बात बताओ। एसएचओ ने इस ट्रिपल लव स्टोरी की हकीकत जानने के लिए बड़े ही उत्सुक भाव में उससे सारी कहानी सुनाने को कहा। अरमान ने एक ऐसी प्रेम कहानी का खुलासा किया जो आधुनिक प्रेम में युवक युवती
सहानुभूति के भटकाव को दर्शा रही। चूंकि ये मामला 28 दिसंबर 2023 का था और इस दिन तक तीनों हत्या करने के बाद इधर उधर रात में रहे और 29 तारीख को तीनों अशोकनगर पहुंचे, जहां उनका एक पहचान वाला रहता था। और जब उसने उनकी बदहास हालत को देखा तो वो भी डर गया और उसने उन्हें पनाह देने से इनकार कर दिया। अब तीनों दिल्ली से बाहर भागने की फिराक में उस गली के मोड़ पर आकर खड़े हो गए, जहां पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। उन तीनों में माहिर की हत्या की बात कबूल कर ली थी। अब उनके ऊपर धारा 302, 201, 120B, 34 के तहत केस दर्ज कर लिया गया और उन्हें 30 दिसंबर को अदालत में पेश किया। 2 दिन की पुलिस रिमांड पर अदालत ने उनको दिया, जबकि नाबालिग उस्मान को बाल न्यायालय में पेश कर बाल सुधार गृह भेज दिया गया। रिमांड की अवधि में अरमान ने मोबाइल जो उर्वशी को गिफ्ट किया था उसका डब्बा और बिल घर से लाकर पुलिस को दे दिया। इसके साथ ही उसने नाले के पास कीचड़ में दबा अपना चाकू भी बरामद करवा दिया। पुलिस को एक और सिल्वर कलर का मुड़ा हुआ चाकू माहिर की गर्दन में धंसा हुआ मिला, वहीं जिससे उस्मान ने माहिर पर लगातार वार किए और खून से सनी हुई। घटनास्थल पर खून आलूदा घटनास्थल की मिट्टी सील मोहर की जाती और दोनों को रिमांड अवधि समाप्त होने पर कोर्ट भेजा जाता है, जहां से उन्हें जेल भेज दिया जाता। भागीरथी बिहार में गली नंबर 11 तथा ब्रजपुरी पुलिस पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज में माहिर अपने दोस्त दिलशाद के साथ अरमान और फैजल के साथ सड़क पर जाता दिखाई दे रहा था। वो फुटेज हासिल कर ली। जिस दुकान से एनर्जी ड्रिंक और सिगरेट खरीदी गई थी उस दुकान का पता तथा जहां से चाकू खरीदे गए थे उस दुकानदार का बयान भी गवाही के तौर पर एकत्र किए गए। ये सभी साक्ष्य 25 जनवरी 2024 को पुलिस ने एकत्र करते हुए इस घटना की सूचना सबसे पहले इब्राहिम ने दी। तो तौफीक का बेटा था जिसकी उम्र 40 साल थी और वो भी 83 नंबर गली 23 मौजपुरा का रहने वाला था। उसका बयान भी पुलिस ने सबूत के तौर पर ले लिया। माहिर का दोस्त दिलशाद जिसकी उम्र लगभग 26 साल थी, वो मकान नंबर 445G 10 श्री राम कॉलोनी खजूरी का रहने वाला था। उसके भी बयान पुलिस ने लिए। उर्वशी जो अरमान और माहिर से फुसलाकर उनको अपना दोस्त बना रखी था और अलग अलग नामों से वो माहिर और अरमान से बात करती थी, ये फोन उसकी माँ रजनी प्रयोग करती, उसके भी बयान लिए गए कार्रवाई के लिए। उर्वशी को जब बताया गया कि अरमान ने अपने दोस्त के साथ मिलकर माहिर की निर्मम हत्या कर दी है तो वो हैरान होकर रह गई। फेसबुकिया प्यार ने एक खूनी खेल को अंजाम दिया। अगर शायद उर्वशी उर्फ उर्वी ने यह समझा होता कि उसका ऐसा बचकाना प्रेम किसी की जान ले लेगा तो शायद आज माहिर की जान न जाती। कथा पुलिस सूत्रों पर आधारित है और उस्मान और उर्वशी के नाम सभी के बदले हुए हैं। दोस्तों, हमारा कथा सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं था, किसी को आहत नहीं करना, बल्कि आपको सजग करना था। मिलते हैं कल नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।